नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। मौलिक विद्युत पढ़ रहे थे यानी फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, करंट कवर कर चुके थे। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ, पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। नाम चारों का एक ही है, यूनिट यानी मेज़र करने की इकाई जो है वो चारों की एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। करंट के जस्ट बाद में हमें इसी को ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप कहो तो मैं आपको जो 5 वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उनका एक कॉमन इंट्रोडक्शन देता हूँ। मौलिक विद्युत चैप्टर वही रहेगा, आपका टॉपिक बदला है यूँ मान लीजिए, यानी एक चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो आज कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ईएमएफ। और अब आप बच्चे नहीं हो कि मैं आपको फुल फॉर्म लिखाऊं और छोटे मोटे नाम समझ आएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक और बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ध्यान से सुनना। लेकिन हम लोग है ना इसी को एक तरह से पोटेंशियल बोल सकते हैं। दरअसल पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है क्षमता या कैपेसिटी कितनी होती है। हमसे ये जो वर्ड है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करते हुए पूछे जाते हैं। लाइक जब कभी सवाल पूछा जाएगा कि अर्थ के सापेक्ष विभव कितना होता है, यानी ज़मीन जो है हमारी जो पृथ्वी है इसका रिलेटिव पोटेंशियल या उसके रेफरेंस में पोटेंशियल कितना है, तो आपको आंसर अलग देना होगा। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बैटरी का ईएमएफ कितना होगा ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाएंगे तब अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। वोल्टेज विभवांतर वो एक अलग टॉपिक होता है, ईएमएफ और विभव एक अलग चीज़ होती है। तो मैं आता हूँ सवाल पर। नाम है पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 3-4 तरीके से छोटी छोटी परिभाषा हम लोग इसकी दे सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा हमने अभी पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। माय डियर, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में होते हैं और सामान्य अवस्था में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो तांबे और एल्यूमिनियम में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन एक तांबे में ऐसा क्या होता है कि जब वो सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होता है तब करंट नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही किसी सोर्स से कनेक्ट हो जाता है तो उसमें धारा चलनी शुरू हो जाती है, यानी करंट फ्लो होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अब भी हैं। वास्तव में बाय नेचुरल अगर बात की जाए यानी प्राकृतिक रूप से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती काम करने की। तो उनको किसी बाहरी बल से किसी एक तरफ काम करने के लिए बाध्य किया जाता है या फोर्स किया जाता है, जिससे वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं। और इस बाहरी बल का नाम ही है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुल मिलाकर के किसी चालक पदार्थ में या किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर है एक तरह का। ईएमएफ एक प्रकार का दबाव है, इसे विद्युतीय दबाव के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाला बल है एक, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करने वाला बल है एक तरह का। बाकी इसकी डेफिनेशन सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होती है। और वोल्टेज और ईएमएफ का मैं एक डायग्राम बनाकर आपको अंतर करवा दूंगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग शुद्ध इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो सबसे पहली परिभाषा तो लिखाऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स को, मेरे साथ साथ आप लिख लें चाहे तो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी भी चालक में मान लीजिए, है ना, या किसी सर्किट में मान लीजिए, एक ही बात है। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल यानी ले जाने वाला बल है। कहने का मतलब हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं चलते हैं, उनको भी चलाने के लिए कोई चाहिए। लाठी लेके ऊपर खड़ा है कि चलो इधर से, तो फिर वो सारे एक तरफ जाते हैं। पहली डेफिनेशन यही लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स के को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करवाने वाला बल। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है आपको, या मैं एक पेपर में जो ऑप्शन आए थे वो लिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाला, धकेलने को क्या बोलते हैं पता है? धक्का मारना, समझ गए? हिंदी वाले सारे समझ गए, इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाला विद्युतीय बल है। ठीक है सर, याद रह जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाला बल है। अगर मैं बात करूं
कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो थे किसी भी चालक पदार्थ में, वैसे तो आगे जब हम पदार्थ की संरचना पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, एक पदार्थ चाहे वो चालक है, चालक अर्धचालक कुछ भी हो, अपने हाथ की उंगलियों के जैसे उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, चालन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड मान लो, और संयोजी बैंड बोल दो। 3 तरह के बंद होते हैं। तो ये जो संयोजी बैंड होते हैं ना, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इनको वहाँ से तोड़ना ताकि ये फ्री रह जाए और फिर चले, तो उनको तोड़ने के लिए जो ये बल लगाते हैं इसको भी विद्युत वाहक बल कहा गया है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन या एक लाइन इसमें और जुड़वा रहा हूँ, है ना। क्या लिखेंगे हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने वाला बल, मुक्त करवाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो याद रखना है, आगे नहीं लिखेंगे, वो हेल्पिंग वर्ड होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करवाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। वो लाइनें आपकी बनती रहेगी, आप बनाते रहना, टाइटल यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये पेपर में आए हुए ऑप्शंस लिखवा रहा हूँ मैं। आज तक मैंने इतने सारे पेपर्स पढ़े हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने के लिए हम एक बाहर से बल लगाते हैं, उसका नाम विद्युत वाहक बल है। ठीक, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जो भी पावर सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैटरी, सेल, जनरेटर, अल्टरनेटर बोल दो, कुछ भी, तो वो जो सोर्सेज जो कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक और प्रेरण के द्वारा हम 2 तरह की विद्युत पैदा करते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से आप पैदा करो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस सोर्स के द्वारा जनरेट किए गए मान को ईएमएफ कहते हैं। अब यही ईएमएफ हमारा लोड को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी छत पंखे को मिला, मोटर को मिला, घर में जैसे मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर को मिला, घर में जैसे मान लेते हैं कि उसको मिला, इलेक्ट्रिक आयरन को मिला, यही वाला मान। अब ये ईएमएफ नहीं है। तो डेफिनेशन या परिभाषा के तौर पर ईएमएफ को हम लोग और क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं सोर्स के द्वारा या स्रोत के द्वारा उत्पन्न मान या प्रेरित मान बोल देना, एक ही बात है। यानी विद्युत वाहक बल वो मान है जो सोर्स ने पैदा किया था। लोड को कितना मिला इसकी गारंटी नहीं है, लोड को हमेशा कम ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोर्स के द्वारा उत्पन्न मान होता है। इसका पता कैसे करोगे, या अगर मापन करना है तो कैसे करोगे? वोल्ट मीटर से मापन होगा, लेकिन इसकी शर्त है, अगर आप नो लोड के समय नापते हो, नो लोड को खुला टर्मिनल भी बोला जाता है, यानी उस समय बाहर का टर्मिनल खुला हुआ हो, लोड सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो। वो कहता है कि उस समय अगर आप कोई वैल्यू मेज़र करते हैं तो वो वैल्यू का जो भी रिजल्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल हम एक बैटरी में पीएमएमसी वोल्ट मीटर जोड़ते हैं और एक रीडिंग लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 2 वोल्ट रीडिंग आई तो वो 2 वोल्ट ईएमएफ है। इसका मैं डायग्राम बना करके विश्लेषण करूंगा जब दोनों हमारी डेफिनेशन ईएमएफ की और पोटेंशियल डिफरेंस की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक डायग्राम से कवर करा दूंगा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? अभी हम लोग ये लिखेंगे नो लोड पर, नो लोड के समय या भार के ओपन टर्मिनल पर, ओपन टर्मिनल मतलब सिरे, ओपन सिरों पर मापा गया मान है। व्हाट इज ईएमएफ? व्हाट इज ईएमएफ? नो लोड के समय सोर्स पर मापा गया मान, यानी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव है, लोड जुड़ा हुआ नहीं है। अब वोल्ट मीटर लगा करके आप रीडिंग ले रहे हो, जितनी रीडिंग आ रही है वो ईएमएफ ही है। बताओ, इतनी परिभाषा 1 2 3 4 5 समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? लिखने का समय अभी नहीं दूंगा। अब आते हैं कि अगर हम लोग भार के साथ इसकी तुलना करवा लें तो भार बढ़ते ही इसकी वैल्यू घट जाती है या कम हो जाती है, लेकिन वो मैं आपको तब लिखाऊंगा जब हम वोल्टेज की परिभाषा लिख चुके होंगे तब। अभी मैं नहीं लिखवाऊंगा, पहले बीच में वोल्टेज हो रहेगा तब मैं लिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि ईएमएफ का प्रतीक क्या होता है। तो ईएमएफ का प्रतीक बड़ा ही होता है, जरूरत पड़ने पर छोटा ही भी लिख देंगे, इससे ज़्यादा कोई पेपरों में फर्क पड़ता नहीं है। और अगर मेजरिंग यूनिट कोई आपसे पूछे तो इसका मात्रक होता है वोल्ट।
वोल्ट को हम लोग V से दर्शाते हैं। यानी वही कल के जैसे आप समझ जाओ कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है E बराबर 5V, इसका मतलब इसमें सोर्स वोल्टेज का मान कितना है, 5 वोल्ट है। सोर्स वोल्टेज हमेशा लोड को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक सोर्स का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसलिए वो सोर्स कुछ न कुछ ईएमएफ को अपने अंदर जरूर खा जाता है। तो ये रीडिंग घटती बढ़ती ऐसे पेपरों में सवाल आते हैं, मैं आपको बाद में और लिखवा दूंगा। ईएमएफ की और वोल्टेज में आपस में रिलेशन का एक टाइटल डलेगा अलग ही इसमें अपने, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूले आपको वहाँ लिखवाऊँ। एक बार ईएमएफ को मैं यहीं रोकूंगा, ख़त्म करूँगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मेन तो डेफिनेशन ही होती है, ठीक है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ मैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा और जोड़ लेता हूँ। तो एक बात ध्यान रखना, विभव हम लोग इसी को ही बोलते हैं, ईएमएफ को ही विभव कहा जाता है, पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में फ़र्क होता है, दोनों को एक परिभाषा मत समझ लेना, ठीक है। लिखने के लिए अभी टाइम नहीं देंगे, मैं नेक्स्ट आपको छोटा सा एक टाइटल डलवा देता हूँ, व्हाट इज़ वोल्टेज। एंड माय डियर, वोल्टेज को ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं, यानी विभव में अंतर। और ये आएगा विभवांतर, विभवांतर शुद्ध हिंदी खा गई एक तो यार। शॉर्ट में बोलते हैं पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल ये ईएमएफ का परिवर्तित रूप है। जो सोर्स के द्वारा पैदा किया गया मान हमारे लोड को मिलता है, उसको वोल्टेज कहा जाता है। और उससे लोड के दोनों सिरों पर जब, या यूं कहें कि सोर्स के दोनों सिरों पर जब लोड कनेक्ट हो जाता है तो मान में परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन या अंतर को विभवांतर कहा गया है। मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन में आते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आपको क्या लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। भार को प्राप्त, यानी लोड को मिलने वाला मान, भार को प्राप्त ईएमएफ का मान वोल्टेज कहलाता है। यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सोर्स है, उसने 5 वोल्ट पैदा किया, अब इस 5 में से लोड को कितना मिला, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। भार संयोजित होने पर, यानी लोड कनेक्ट होने पर सोर्स के सिरों पर या लोड के सिरों पर, मान देना एक ही बात है, विभव में अंतर होता है, विभव में अंतर उत्पन्न होता है, इसे विभवांतर कहा गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वोल्टेज की परिभाषा इतने से काम नहीं चलाएंगे। वोल्टेज की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, जहां से डेफिनेशन बनती है, वो तो ये है कि ये एक तरह का वर्क करवाता है। हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित करवा कौन रहा था, ईएमएफ। मतलब किसी चीज़ को कोई लेकर जा रहा है, इसके बदले में कहलाता है काम करना, कि यार मेरा एक काम करना। बोले भाई साहब क्या करना है, बोले यार फलानी चीज़ वहाँ से आते टाइम लेकर आना। क्या किया उसने, अपने लिए काम किया। यानी वोल्टेज एक तरह का वो है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, आवेश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वोल्टेज की क्या है, वोल्टेज की है कि इकाई धन आवेश को, यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से सुना, इकाई धन आवेश, इकाई का मतलब यहाँ पर यूनिट, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कितने यूनिट भी हो सकती है, 2 कूलम, 5 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, जो भी हो, इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत मतलब इनफाइनाइट से आया, पता नहीं कहाँ से आया, अनंत से किसी बिंदु तक, यानी एक फिक्स पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना भैया। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश को लाने में किया गया काम। सबसे छोटा ऑप्शन, इतना बड़ा पेपर वाला नहीं लिखेगा, एग्जामिनर छोटी लाइन लिखेगा, आप लोग को भी ध्यान रखनी है। क्या लाइन लिखेगा वो,
आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज है या विभवांतर है। तो फिर यहाँ से फॉर्मूला बना लो, वोल्टेज बराबर किया गया कार्य, मतलब एक तरह से काम किया आपने, क्या करने के लिए, आवेश, यानी कार्य बटा आवेश, है ना। तो यहाँ से वोल्टेज की इकाई बना लो भाई। कार्य किस में होता है, जूल में। भाग वाले निशान को क्या लिखते हैं हम लोग, प्रति। और आवेश किस में होता है, कूलाम लिख दो या कूलम्ब लिख दो, तो जूल प्रति कूलाम ये होता है हमारे वोल्टेज का यूनिट मान लो। अब जूल प्रति कूलाम और वोल्टेज में अगर कोई आपसे संबंध पूछे तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये आपका 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऐसा रिलेशन कहीं पेपरों में सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। बताओ, कॉमन बातें समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको ईएमएफ और विभवांतर दोनों के आपस में कुछ पॉइंट है वो लिखवा देता हूँ, तो नोट डाल करके लिखो तब भी ठीक है ना। और चलो पहले मैं चाहता हूँ कि एक डायग्राम बनाकर, चलो डायग्राम अगले पेज पर बनाते हैं ताकि आपको समझ आता। परिभाषा में इतना ही ध्यान रखना है। अब मैं आपको दोनों की वैल्यूएशन पे लेकर आता हूँ, तो पॉइंट लगाकर या नंबर लगाकर आप लोग लिखते जाना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ की 2 बातें होती है, ध्यान रखना। क्या लिखोगे, वोल्टेज या विभवांतर से शुरू कर दो। वोल्टेज ईएमएफ से अधिक कभी नहीं हो सकता। पहला पॉइंट याद रखना है, वोल्टेज का मान ईएमएफ के मान से अधिक कभी नहीं होगा। तो गुरुजी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वोल्टेज सामान्यतः, यानी जनरली, सामान्यतः को इंग्लिश में जनरली बोलते हैं, सामान्यतः ईएमएफ से कम ही होता है। याद रखना, ऑलवेज कम नहीं होता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसे ईएमएफ और वोल्टेज को बराबर माना गया है, और वो कौन सी सिचुएशन है, नो लोड वाली। तो वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ तो आप लोग याद रखना। क्या ध्यान रखोगे, वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो सकता है। ये है ना, पेपरों में ऑप्शन आए थे भैया, सवाल पूछा उसने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और ऐसे ही उसने ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन दिया था कि वोल्टेज ईएमएफ से अधिक होता है, बस यही गलती दे दी। वोल्टेज ईएमएफ के बराबर कब हो सकता है, नो लोड के समय। ये ध्यान रखना, नो लोड के समय जो भी वैल्यू है ना, अब आप लोग उसे चाहे तो वोल्टेज बोल दो चाहे ईएमएफ बोल दो, अब दोनों मान उसके क्या है, बराबर है। तो तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आता है इसकी कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है ना, यानी वोल्टेज और ईएमएफ आपसे सवाल पूछे तब। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो कहता है कि ईएमएफ का मान 0 कभी नहीं होगा, यानी ईएमएफ 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ईएमएफ 0 हो। इस लाइन को समझने की ज़रूरत है क्या, मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो ईएमएफ जो होता है ना, वो वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। आप कहो तो मैं थ्योरेटिकल लिख दूँ, वैसे तो आपको याद रखना है। तो ईएमएफ बराबर टर्मिनल वोल्टेज। अब इसको कोई ये मत बोल देना कि आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, सिंपल सवाल है, लोड के सिरों पर मिलने वाली वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हो गई उसको लोड के सिरों पर मिले हुए मान से आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका ईएमएफ आ जाएगा वैल्यूएशन निकालने के लिए, ठीक है। और तो इसमें क्या लिखना था, ठीक है, ईएमएफ 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होगा हमेशा ही, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो ईएमएफ 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका हो तो मैं पॉइंट लिख ही देता हूँ, चलो लिख लो, है ना। ईएमएफ 0 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो
ईएमएफ जीरो होना आवश्यक नहीं है, यानी हो सकता है कि ईएमएफ जीरो ना भी हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं कि पेपर वाला आपसे कब, कहाँ और क्या क्या पूछता है। तो डायग्राम बनाते हैं भैया। सबसे पहले ये लो जी, एक बैटरी बना रहा हूँ। ये लीजिए श्रीमान, एक लोड बना रहा हूँ। लोड के इस डायग्राम को हमेशा हम लोग हीटर बोलते हैं, ध्यान रखना भाई साहब। यहाँ एक स्विच जोड़ रहा हूँ और नीचे जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ज़रूरत है इसलिए जोड़ रहे हैं नीचे। यहाँ एक वोल्ट मीटर जोड़ रहा हूँ जो कि PMMC है, DC वाला वोल्ट मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डायग्राम नंबर 1। फिर डायग्राम बनाता हूँ दूसरा। क्या कर रहे हैं जी, सेम वैसा ही लोड जोड़ दिया, सेम वैसा ही वोल्टेज सोर्स दिखा दिया, और गुरुजी इस बार क्या किया है, एक स्विच जोड़ा है और वोल्ट मीटर यहाँ नीचे जोड़ा है, यहाँ पर। अब सुनना माय डियर ध्यान से, इसको मैं नाम दे देता हूँ डायग्राम नंबर 2, ठीक है सर। तो अब इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन देता हूँ और फिर हम लोग कुछ जो चीज़ें वो लिखेंगे। तो ध्यान से सुनना। इस प्रेजेंट कंडीशन में, यानी स्विच ओपन कंडीशन में, इस वोल्ट मीटर के द्वारा रीडिंग दी जा रही है और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है। ये कोई मान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ध्यान से सुनो। इसको इधर से प्लस, इधर से माइनस मिल रहा है। इस वोल्ट मीटर को इधर से प्लस मिल रहा है, लेकिन यहाँ से माइनस नहीं मिल रहा। इस समय इस वोल्ट मीटर की रीडिंग सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है। इस वोल्ट मीटर के द्वारा मापे जाने वाले मान को ईएमएफ कहा जा रहा है। इस वोल्ट मीटर के द्वारा मापे गए मान को हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। इस लोड की वोल्टेज फिलहाल 0 है, यानी ये इस सोर्स के मान को माप रहा है, जबकि ये लोड को मिलने वाली वैल्यू का मापन कर रहा है। हमारा स्विच ऑफ है, ओपन पोजीशन में है, लोड को अभी कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ये वोल्ट मीटर भी कह रहा है 0 है, कुछ नहीं मिल रहा। हमारे स्विच से पहले जुड़ा हुआ है, ये बता रहा है कि ये ईएमएफ सोर्स ईएमएफ पैदा कर रहा है, और कितना पैदा कर रहा है वो भी अपनी रीडिंग के माध्यम से बता रहा है। समझ में आया? दोबारा बोलूं, चित्र 1 में वोल्ट मीटर के द्वारा ईएमएफ का मापन किया जा रहा है। चित्र 2 में वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मापन किया जा रहा है। चित्र 1 में वोल्ट मीटर की रीडिंग सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, चित्र 2 में वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है। 2 लाइनें क्लियर हो गई। तीसरी लाइन पर आता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब स्विच क्लोज किया जाता है, यानी स्विच को बंद किया जाता है, मतलब परिपथ को पूरा किया जाता है। एक शब्द सुनना ध्यान से, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारी भाषा में स्विच ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को बंद करना। टेक्निकल भाषा में बंद को क्लोज बोला जाता है, और क्लोज का मतलब होता है प्रॉपर सर्किट। आगे हमारे 2 वर्ड आएंगे, हम बार बार उसको यूज करेंगे, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। यानी जब स्विच को क्लोज किया जाता है, मतलब परिपथ को पूरा किया जाता है, बंद किया जाता है, तब इस वोल्टमीटर की रीडिंग घटेगी और इस वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सुनना। अभी ये जैसे मान लेते हैं कि बैटरी 24 वोल्ट की है, तो ये 24 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही लोड सर्किट में आया ना, तो यहां से धारा चलने लग गई। इस बैटरी के अंदर एक प्रतिरोध है, उसे आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं। पहले धारा 0 थी, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध को ड्रॉप नहीं करवा रहा था। लेकिन अब मान लेते हैं कि लोड की धारा 5 एम्पियर है, मान लेते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो गए। अब ये आपको 24 नहीं 19 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहे हैं। पहले 24 दिखा रहा था, अब 19 दिखा रहे हैं। हल्की सी रीडिंग घटी कि नहीं घटी, इसकी रीडिंग बढ़ेगी। क्यों गुरुजी? ये पहले 0 दिखा रहा था और अब 19 वोल्ट दिखाएगा। ये 24 वोल्ट कभी नहीं दिखाएगा आपको, ये ध्यान रखना है। इस वोल्टमीटर की रीडिंग 24 वोल्ट कभी नहीं होगी, इस वोल्टमीटर की रीडिंग 2 ही होगी। या तो 0 रीडिंग होगी या लोड को जो एक्चुअल वोल्टेज मिलेगी वो। तो अभी लोड को कितनी मिल रही है एग्जाम्पल के तहत 19 वोल्ट, तो ये आपको 0 से 19 की तरफ गया, इसलिए इसकी रीडिंग बढ़ी। अब पेपरों में सवाल आते हैं,
ये वाला डायग्राम बना करके आया और लिखा कि स्विच बंद करने पर वोल्टमीटर की रीडिंग का क्या होगा। उत्तर आया घटेगी। फिर एग्ज़ाम बदल करके ये वाला दिया, बच्चों ने चीज़ें रटते हैं वो तो, कि स्विच बंद करेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग घटेगी। हमने कहा नहीं घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं कि कैसे। तो इसका मतलब होता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नया पेज लेते हैं और इसकी कंसेप्ट को लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं गारंटी देता हूँ कि इतना ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन क्लियर हो गया होगा, मान लेता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, यहाँ तक आए हो, पढ़ कर ही आए हो। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, चित्र 1 में थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, वोल्टमीटर को वीएम लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे वोल्टमीटर। चित्र 1 में वोल्टमीटर ईएमएफ का मापन कर रहा है, जबकि डायग्राम नंबर 2 में वोल्टमीटर विभवांतर का मापन कर रहा है। लाइन नंबर 1, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लाइन नंबर 2, चित्र 1 में वोल्टमीटर की रीडिंग सोर्स वोल्टेज के बराबर है, यानी सोर्स का जितना है उतना, जबकि चित्र 2 में वीएम रीडिंग 0 है। बताओ समझ में आ गई क्या? क्यों गुरुजी? क्योंकि उसका सर्किट उधर खुला ही पड़ा है। ठीक, स्विच क्लोज करने पर, अब मैं बंद नहीं लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। स्विच क्लोज करने पर चित्र 1 में वोल्टमीटर की रीडिंग घटेगी। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना भाई प्लीज़, सारा कुछ समझा रहा हूँ, सारा कुछ बोल भी रहा हूँ साथ में। वोल्टमीटर की रीडिंग घटेगी, जबकि चित्र 2 में रीडिंग बढ़ेगी। अरे चालू हो जा, हद है यार। क्या हो गया? मान ही नहीं रहा, सॉरी भाई, टाइम कंज्यूम और हो रहा है। चित्र 2 में वोल्टमीटर की रीडिंग, थोड़ा तो लिखे मैं क्या, बढ़ेगी। ठीक है, कारण लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद, समझ गए। 3 लाइनों में सब कुछ कवर हो गया। बताओ चीज़ें समझ में आ गई क्या? तो मैं एक बार चाहता हूँ आप लोग लिख लो, फिर हम लोग क्लास को यहीं बंद करते हैं। कुछ बचा तो नहीं होगा शायद, फिर भी कोशिश और करेंगे, ट्रायल ले लेते हैं। फटाफट से लिखो आप लोग। आगे बढ़े, रोकते रहना, रुकने के लिए नहीं भी बोलेंगे, सीधा नेक्स्ट पेज दबा देंगे। आपको पूरा ध्यान रखना है। और ये शब्द 0 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना भैया ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो ईएमएफ 0 होना आवश्यक नहीं है। ये डायग्राम बनाओ अच्छे से, और इन डायग्रामों के नीचे ही लिखना है आपको ये वाला पार्ट। इसमें गलती मत करना। ऐसे नहीं कि डायग्राम कहीं टेढ़ा मेढ़ा कोने में, कई बार बच्चे क्या नोटबुक बचाने के चक्कर में डायग्राम कहीं कोने में बना रखा है, लाइनें कहीं और लिख रखी है। स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमने उन डायग्राम से चीज़ों को समझा है। फटाफट लिख लो भाई, बहुत है ना। अच्छा, प्रतीकात्मक रूप से चीज़ों को शायद लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ सकते होंगे। या तो जैसे वो कहेगा कि नो लोड के समय ईएमएफ और वोल्टेज में क्या संबंध होता है,
तो दोनों बराबर होते हैं। वो ये कहे कि लोड के समय क्या कंडीशन होगी, तो लोड के समय EMF ऑलवेज वोल्टेज से हमेशा अधिक होगा। और DC मोटर के मामले में अगर कोई आपसे सवाल पूछे ना, अभी तो नहीं है, आगे आएगा तब बताऊंगा, DC मोटर के मामले में बैक EMF से वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है। ये हमने बाहर से दिए ना, ये सोर्स वाला है, ये बाद में जनरेट हुआ है इसलिए है। बाकी ये सोर्स के मामले में ये वाला कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ EB लिखा है मैंने, अकेला E नहीं लिखा। बहुत धन्यवाद सभी को, यहीं रोकेंगे क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रही है। 2 टॉपिक अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बहुत धन्यवाद।